अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जून बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका इकॉनमी में इंटरेस्ट होता है और जो इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका फ़ाइनेंस में इंटरेस्ट होता है और ख़ास तौर पर जिनका जो पॉलिसी मेकिंग है इन केस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, वो इस चीज़ के अंदर जिनका इंटरेस्ट होता है उनके लिए जून बहुत अहम होता है। और फिर डेफिनेटली जून आवाम के लिए भी अहम होता है क्योंकि ये जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, जो भी इकनॉमिक कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, उसका इम्पैक्ट वो अल्टीमेटली आवाम पर पड़ता है। यकीनन जो भी बजट आ रहा होता है उस पर वो डेफिनेटली हुकूमत जो है उसको आवाम दोस्त बजट बोलती है और जो अपोजिशन है उसको उस बजट में से कीड़े निकालती है और ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन इसमें जून के अंदर एक और एक्टिविटी होती है जिसका ताल्लुक बजट ही से होता है और वो ये होता है कि आपने जो बजट या जो बनाया होता है और जो आपने अपने टारगेट सेट किए होते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, वो किस हद तक अचीव हुए होते हैं, उनमें किस हद तक बेहतर जो कारकर्दगी वो सामने आई होती है, या पिछला आपका जो माली साल है उसके अंदर जो आपकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसी रही होती है और आपने जो पॉलिसीज़ बनाई होती है उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा होता है। इस पे जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है, नॉर्मली ये बजट से एक दिन पहले रिलीज़ किया जाता है और इसको बोलते हैं इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर बताया जाता है कि आपके कौन कौन से सेक्टर ने कितनी तरक्की की और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तरक्की की शरह क्या रही। और इसके अंदर जो मेन पहलू होता है वो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो मजमूई यानी आप सादा ज़बान में ये समझ सकते हैं कि मजमूई कौमी पैदावार जो है, मजमूई कौमी आमदन जो है वो उसमें किस हद तक बेहतरी आई और या उसमें किस हद तक तनाज़ुली आई और मजमूई तौर पर जो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसी रही। तो डेफिनेटली ये जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है और इसके साथ फिर जो नया बजट बनना होता है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डेफिनेटली जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा डीपली उसको स्टडी करना पड़ता है और फिर उसके जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनको मिलाना पड़ता है और फिर आप उस पर जो वो एनालिसिस भी सामने आता है। लेकिन मोटी मोटी बातें जो हैं वो वक्ती तौर पर वो सामने आ जाती हैं जिसमें से कुछ चीज़ें बजट की स्पीच से आपको मिल जाती हैं और फिर उसके बाद जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो बजट पर तो बात एक अलग। अगर इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसके अंदर जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019-20 है, यानी पिछले साल की जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूस कुन आई और उसमें जो मुल्की मईशत है वो उसका पहिया रुका नहीं बल्कि पीछे की तरफ चला गया। जो हमारी ग्रोथ है, जो तरक्की जो वो मनफी में चली गई। हम तरक्की करने की बजाय, हमारी जो इकॉनमी है मईशत वो तरक्की करने की बजाय पीछे में चली गई, नेगेटिव में चली गई, यानी उसमें जो वो नुकसान की तरफ चल पड़ी। अब इसमें जो अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वो नुकसान हुआ इंडस्ट्री को हुआ, इंडस्ट्री की जो शरह है वो मनफी 2.64% रही और जो सर्विसेज का शोबा है उसकी शरह -3.4% रही और जो ट्रांसपोर्ट है वो -0.7%। और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो भी मनफी में गया। तो मजमूई तौर पर जो वो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई। अब डेफिनेटली इसके अंदर जो अगर आप देखें तो एक तो कोरोना वायरस की सिचुएशन डेफिनेटली वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने बुरी तरह असर डाला मईशत पर, लोगों की ज़िंदगी पर। और आप देख रहे हैं कि ख़ुसूसन मार्च के बाद से जो एक्टिविटी वो कम होना शुरू हुई और फिर उसका असर वो आता रहा और फिर आप कुछ अर्से के लिए बिल्कुल वो लॉकडाउन भी रहा जिसके अंदर वो लोगों की नकलो हरकत तो होती रही लेकिन इकनॉमी की जो एक्टिविटी है वो एक दफ़ा रुक गई। लेकिन अब इसमें ये जो मनफी आई है ग्रोथ रेट, इसके अंदर एक तो डेफिनेटली कोरोना वायरस की सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जो पहले की गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको भी ज़िम्मेदार ठहराती है और उसमें उनकी जो भी वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि लूट मार हुई उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं और ये भी कहा जाता है कि इदारों पर काम नहीं किया गया, पॉलिसीज़ ठीक नहीं बनाई गई जिसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है और हमारी परफॉर्मेंस भी उस तरह से बेहतर नहीं हो रही। और तीसरा कि क्या इसकी ज़िम्मेदार जो वो मौजूदा गवर्नमेंट भी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि इसमें उसकी वजह से जो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम आया, आपकी तरक्की कम हुई।
अब इसमें अगर देखा जाए कोरोना वायरस की सिचुएशन तो फरवरी के बाद वो सिचुएशन इमर्ज होती है, लेकिन उससे पहले की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उस पे वो तो मौजूद थी, और उसमें जो गवर्नमेंट है वो उसको ये देखना होगा कि वो अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव कर सके या नहीं कर सके। और फिर एक और चीज़ कि अगर आप साबका हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराएं तो वो डेफ़िनेटली वो पहलू भी अपनी जगह मौजूद है, यकीनन काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जब गवर्नमेंट मिलती है तो इससे पहले डेफ़िनेटली जब आप गवर्नमेंट लेते हैं तो आपका अपना एक होमवर्क होता है, तो वो उस होमवर्क के मुताबिक अगर आपका था तो आपको इल्म होना चाहिए था कि पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सिचुएशन होगी और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी। तो अगर आप एक ओवर एम्बिशियस पैटर्न पे डिस्कशन करते रहे और फिर जब आपको गवर्नमेंट मिलती है और फिर भी आप ख्वाबों ख्यालों में रहें और फिर आपकी पॉलिसीज़ भी ऐसी बने और फिर आपका एक साल गुजर जाता है, दूसरा साल गुजर जाता है और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी ना बेहतर हो, तो फिर आप डेफ़िनेटली माजी को फिर छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली सवाल आपसे पूछा जाएगा। और चलें इस साल को आप गुजार लेंगे कोरोना के खाते में डाल के, तो फिर आगे सिचुएशन क्या होगी। जो मशीर ख़जाना है, एक टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा गया जी कि आपने कहा जी हमने अपने टारगेट वो एम्बिशियस रखे, तो क्या आपके अभी भी टारगेट एम्बिशियस हैं? तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप वक्ती तौर पे देखेंगे तो एम्बिशियस ही लगेंगे, लेकिन अगर इकनॉमिक क्योंकि अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, पता नहीं है कि होगा क्या और ये कोरोना वायरस की सिचुएशन कब तक चलती है और इसके इकॉनमी पे किस तरह के असरात आते हैं। तो लिहाजा अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो हम अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर भी सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पिछले साल आपने अपने टारगेट्स खासतौर पर जो टैक्स कलेक्शन के वो एम्बिशियस रखे, तो फिर आप अपने जो आपके टारगेट्स हैं वो क्यों एम्बिशियस रखते हैं? आप ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अपने टारगेट्स क्यों नहीं बनाते और फिर ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक एक्टिविटी क्यों नहीं परफॉर्म करते? अगर आप ये बात करेंगे जी कि एम्बिशियस टारगेट्स होंगे, फिर इसका मतलब है कि आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटी है, जो आपके सारे के सारे जो अदाद शुमार दिए गए हैं वो एम्बिशियस हैं, तो फिर वो वही जो वो बात की जाती है ना जी कि एक जो झूठ का पलंदा होता है ये सारे के सारे अदाद शुमार, तो इस पर फिर डेफिनेटली तनकीद भी होगी और बात भी होगी। तो लिहाजा थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए, रियलिटी के मुताबिक करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखनी चाहिए और एम्बिशियस जो डिसीजन है ना तो वो लेने चाहिए, एम्बिशियस टारगेट्स भी सेट नहीं करने चाहिए और एम्बिशियस जो प्लान्स हैं वो भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि जब आप जज्बाती और ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी फ़ैसले करेंगे और ज़ाती ख्वाहिशात और जज्बात पर मबनी टारगेट्स वो रखेंगे तो फिर डेफ़िनेटली वो टारगेट्स अचीव नहीं होते। और अब जो नए साल के लिए टारगेट्स दिए गए हैं, पता नहीं वो भी एम्बिशियस हैं या वो अगले साल उसके बारे में क्या बात की जाती है। अगर आप माजी की हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और कोरोना वायरस का डेफिनेटली वो इम्पैक्ट है, लेकिन ये इम्पैक्ट आपका आया है मार्च के बाद, उससे पहले तो जो परफॉर्मेंस थी उसका इम्पैक्ट तो वो डेफिनेटली आना चाहिए था और ग्रोथ आपकी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं कि इकॉनमी को सहारा कैसे मिला। और इकॉनमी को सहारा मिलता है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से, और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 2.67% ग्रो करता है। और ये इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ ये है कि पिछले साल ये ग्रोथ 0.58% थी, यानी इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर ने बेहतर अंदाज में अपनी ग्रोथ दिखाई। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से हम आगे देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लाइव स्टॉक सेक्टर का। लाइव स्टॉक सेक्टर की जो 11.7% GDP में कंट्रीब्यूशन है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका 60.6% वो लाइव स्टॉक से आता है। और इस सेक्टर की जो तरक्की है वो 2.5% रही। यकीनन पिछले साल ये जो इशारा थी वो 3.8% थी, इस साल वो 2.5% हुई, उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन इसका टारगेट ज़्यादा था तो लेकिन अपने टारगेट से इसने कम वो ग्रो किया। लेकिन अलबत्ता ये जो दो सेक्टर हैं एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर, इसने आपकी इकॉनमी को सहारा दिया। और ये एक चीज़ है कि आपके मुल्क की सिचुएशन जैसी भी होती है, ये जो दो सेक्टर हैं ये इकॉनमी को सहारा दे सकते हैं। और ये ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो ऑटो पे चल रहे होते हैं। आपको कुछ ख़ास तौर पर जो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जो कन्वेंशनल आपका फार्मिंग सिस्टम है, वो ऑटो पे चल रहा होता है। आपकी सिचुएशन जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, आप पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन कर दें, वो जो आपका एक जो अपना जो साइकिल है वो अपने ऑटो पे चल रहा होता है। वो फिर आपकी इकॉनमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा होता है, आपके लोगों के जो घरों को भी चला रहा होता है, और फिर आपकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और उसको भी इंश्योर कर रहा होता है, और फिर डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट को भी सहारा दे रहा होता है।
तो लाइव स्टॉक सेक्टर की अगर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो लाइव स्टॉक है पाकिस्तान में, जिसमें गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां, ऊँट शामिल हैं और इसके साथ साथ घोड़े, खच्चर और गधे भी शामिल हैं जिनको ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए और इस्तेमाल किया जाता है, इनकी तादाद में इजाफा शो किया गया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पाकिस्तान में गाय जो है वो 47.8 मिलियन से बढ़कर 49.6 मिलियन होगी, भैंसें 40 मिलियन से बढ़कर 41.2 मिलियन होगी, भेड़ें जो हैं वो 30.9 मिलियन से बढ़कर 31.2 मिलियन होगी, बकरियां जो हैं बकरियां वो 76.1 मिलियन से बढ़कर 78.2 मिलियन होगी। ऊँटों, घोड़ों और जो खच्चरों की तादाद है उसको वो सेम ही रखा गया पिछले साल के मुताबिक, वो 1.1 मिलियन जो है वो ऊँट, 0.5 मिलियन घोड़े हैं और 0.2 मिलियन खच्चर हैं। गधों की तादाद जो उसमें इजाफा दिखाया गया है वो 5.4 मिलियन से बढ़कर 5.4 मिलियन से बढ़कर 5.5 मिलियन हो गया। अच्छा, ये है जी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कि जी जो लाइव स्टॉक है उसमें उसकी तादाद बढ़ गई, जानवरों की तादाद बढ़ गई। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बढ़ी कैसे। या तो आपने कैलकुलेशन की होगी, या कोई इसका सर्वे करवाया होगा, या ग्राउंड से आपने कोई डाटा इकट्ठा किया होगा, तो ये नहीं हुआ जी। अब आप जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को गौर से पढ़ें तो जो आपको टेबल दिया गया होता है जिसके अंदर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन का जिक्र होता है, उसमें नीचे सोर्स दिया होता है। और सोर्स क्या होता है कि 1996 में और 2006 में 1996 और 2006 में माल शुमारी की गई, लाइव स्टॉक सेंसस की गई, अदादो यानी चेक किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कितने जानवर थे, और वो हाउस टू हाउस उस वक़्त वो ये सेंसस की, और हर 10 साल के बाद ये आपकी जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये होनी चाहिए असूली तौर पे। अच्छा, अब ये जो 1996 और 2006 के अंदर जो फ़र्क आता है जानवरों की तादाद का, उसी को बेस बना के उसी रेशो से 2006 के बाद हर साल वो जितने % भी बनता है उस इजाफे से वो जानवरों की तादाद बढ़ाकर वो इकोनॉमिक सर्वे में शो कर दिया जाता है। अब असल में जानवर चाहे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, इस बहस से निकल के वो कागज़ के अंदर कैलकुलेटर पे या सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक ख़ास % से उनको बढ़ा दिया जाता है और वो हर साल बढ़ती चली जाती है। अब इससे क्या होता है कि इससे जो आगे फिर इसी तरह दूध की पैदावार भी बढ़ जाती है और फिर आगे गोश्त की पैदावार भी बढ़ जाती है, और ये और इससे फिर जो ग्रोथ भी हो जाती है और जो इकॉनमी है जीडीपी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन भी आ जाती है, और जो इकॉनमी को भी ये सेक्टर सहारा दे देता है। तो ये है जी सारा जिसको आप कैसे कैलकुलेटर का कमाल या अदाद शुमार का खेल के एक्चुअल पता नहीं वो क्या सिचुएशन है वो बढ़ गई। अच्छा, एक्चुअल में भी अगर आप देखें तो उस पर एक एक्टिविटी करवाई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, लास्ट गवर्नमेंट में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब ने, लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक जो रियल बेस्ड जो सर्वे करवाया, एक सेंसस करवाई, एक मालशुमारी करवाई, जिसके अंदर देखा गया जी कि जो इकोनॉमिक सर्वे क्लेम करता है पंजाब के अंदर जानवर, असल में तादाद उनसे बहुत कम है, और वो डॉक्यूमेंट्स वो डेफिनेटली वो प्रेजेंट भी किया गया। फिर उस पर ये भी रिकमेंडेशन आई कि बाकी सूबे जो हैं वो भी इसी तर्ज पे सेंसस करवाएं, और ताकि एक जो फ्रेश आपके पास फिगर आए वो फिर आप इकोनॉमिक सर्वे में ऐड करें। लेकिन डेफिनेटली अगर आप उस ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस पे आप फिगर्स को एंटर करेंगे तो फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मज़ीद नीचे आ जाएगी। तो लिहाजा इसलिए वो जो पंजाब गवर्नमेंट का वो जो सेंसस था उसको या नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या उसको छुपा दिया जाता है, या उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और इसको ऐसे ही चलने दिया जाता है। तो ये है जी कि आपका ये वाला सवाल कि क्या असल में वाकई जानवरों की तादाद बढ़ी है नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक तो गालिबन नहीं बढ़ी, लेकिन मुमकिन है कि बढ़ गई हो, और मुमकिन है कि इससे ज़्यादा हो, और मुमकिन है कि इससे कम हो। तो तब पता चलेगा जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे, सेंसस करेंगे, आप शुमार करेंगे कि जानवर हैं कितने, और इसका जो पैटर्न है वो मौजूद है, इसको किया जा सकता है। तो लिहाजा अभी तक की ये जो वो ख्वाबो ख्यालों की बातें हैं कि इतने जानवर बढ़ गए और उससे इतनी तरक्की हो गई। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसके इन अदाद शुमार के साथ खेल लें तो फिर आप ये तो इकोनॉमिक सर्वे में तो आपके पास फेडरल के जो मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के फिगर दी होती हैं, तो आप इससे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के जो एनिमल्स हैं उनकी तादाद भी निकाल सकते हैं। तो इस पर मैंने कैलकुलेशन की हैं, इसमें इसी की बेस पे, यानी ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे इसमें जो फिगर दी गई हैं और फिर जो 1996 और 2006 की मर्दमशुमारी का डिफरेंस, उसकी बेस पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो पंजाब में
अब के जो साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 24.19 मिलियन गायें हैं जी, 26.76 मिलियन भैंसें हैं, 7.49 मिलियन भेड़ें हैं, 28.23 मिलियन बकरियाँ हैं और 23 मिलियन ऊँट हैं। सिंध की अगर बात करें तो इसमें 11.62 मिलियन गायें हैं, 11.07 मिलियन भैंसें हैं, 4.66 मिलियन भेड़ें हैं, 28.27 मिलियन बकरियाँ और 33 मिलियन ऊँट हैं। बलूचिस्तान में अगर बात करें तो बलूचिस्तान में 3.78 मिलियन गायें हैं इसमें और भैंसें 48 मिलियन हैं। यानी बलूचिस्तान में गाय और भैंसों की तादाद कम होती है पंजाब सिंध के मुकाबले में। और यहाँ पे 15.08 मिलियन भेड़ें हैं, भेड़ों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होती है। 17.13 मिलियन बकरियाँ हैं, यहाँ बकरियों की तादाद ज़्यादा होगी। और फिर आपको 45 मिलियन ऊँट मिलते हैं बलूचिस्तान के। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे गायों की तादाद जो वो 10.02 मिलियन है, भैंसें यहाँ भी निस्बतन कम होती हैं 2.91 मिलियन, भेड़ें जो हैं इनके पास 3.96 मिलियन है, बकरियों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होती है जी 13.96 मिलियन, तो ऊँट जो है वो 0.07 मिलियन है। तो ये है वो सारे का सारा अगर इकोनॉमिक सर्वे में फ़िगर्स के साथ खेला जाता है तो थोड़ा हम भी फ़िगर्स के साथ खेलते हैं और ये आप कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएंगी, आगे मैं बताऊंगा ये आपको कैसे मिल सकती हैं और इसकी डिटेल्ड भी आपको और भी मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसी देखें थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे को, तो इकोनॉमिक सर्वे में के अंदर जो दूध की प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा के दिखाया गया है। उसी बेस पे जो आपने एनिमल्स की तादाद बढ़ी तो 59.76 मिलियन टन से बढ़कर 61.69 मिलियन टन पैदावार होगी जी दूध की। और इसमें से जो ज़ाया हो जाता है और कुछ बछड़े पी जाते हैं, जो बाकी बच जाता है उसमें से 49.73 मिलियन टन वो इंसानों के लिए बच जाता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और गोश्त की अगर देखें पैदावार, ये 4.48 मिलियन टन से बढ़कर 4.71 मिलियन पर। इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपकी हड्डियां आ रही होती हैं, उसके बाद जानवरों की खालें आ रही होती हैं, फिर उनकी ऊन आ रही होती है, फिर बाल आ रहे होते हैं, फिर ये जो आपके ओफल्स होते हैं, जो कलेजी फिफड़े वगैरह आ रहे होते हैं, फिर सिरी पाए आ रहे होते हैं, ये सारी की सारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पूरी डिटेल है। वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट का लिंक दे रहे हैं, उस पर आर्टिकल लिखा है, उससे आप पूरी तफसीलात ले सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट में कितना कितना वो इजाफा हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं जी पोल्ट्री। अच्छा, पोल्ट्री सेक्टर के जो फिगर्स होती हैं वो कुछ हद तक रियलिस्टिक होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ ये चूँकि कमर्शियल सेक्टर है और इसके अंदर जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है वो अपनी जगह उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो वहाँ से जो फिगर्स आ रही होती है वो निस्बतन रियलिस्टिक होती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो घरेलू सतह पर पोल्ट्री की तादाद है वो 99.84 मिलियन है और इसमें फिर आगे मुर्गियों की और मुर्गों की और चूज़ों की भी तादाद दी गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो इन मुर्गियों से जो देसी अंडे हैं वो 4393 मिलियन हासिल हुए, जबकि देसी चिकन जो है वो 1,24,000 टन हासिल हुआ। और इसके अलावा फिर इसमें जो बतखें वगैरह हैं वो जो दूसरे हलाल परिंदे हैं उनके भी अदाद शुमार मौजूद हैं। अगर कमर्शियल पोल्ट्री की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि इसमें जो 15.72 बिलियन अंडे हासिल हुए और 1.53 मिलियन टन जो चिकन हासिल किया गया। और फिर इसमें जो गोश्त की अगर बात करें, जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं वो 53.4 हज़ार टन जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट किया गया पिछले साल। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक्सपोर्ट पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इसके लिए हम जो चाइना, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के साथ तो जो आप सफारती ताल्लुकात हैं वो उसको यूज़ करते हुए हम जो नई मंडियों की तलाश कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम जो कॉरपोरेट डेयरी फार्मिंग है उस पर भी तवज्जो दे रहे हैं और उसमें तवज्जो इस तरह से दी जा रही है कि जो इनकी इनपुट्स की इंपोर्ट है उसको अलाउ किया जाता है और फिर उसके अंदर फैसिलिटेट किया जाता है। और फिर जो पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 7,200 आला नस्ल की जो हॉस्टिंग फ्रीजियन और जर्सी गायें हैं उनकी इंपोर्ट की गई पिछले साल। और फिर कॉरपोरेट डेयरी फार्म के लिए जो काफ मिल्क रिप्लेसर जो मसनूई दूध होता है बच्चों के लिए वो मंगवाया गया और फिर जो फीड प्री मिक्सेस है वो मंगवाया गया। और भी इसमें फिर वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है जी कि जो एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है जिसका काम जो एनिमल एक्सपोर्ट के अंदर हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है, उसने 36,853 हेल्थ सर्टिफिकेट्स वो दिए। और इस पर इकोनॉमिक सर्वे कहता है जी हम बीमारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम FMD और जो दीगर बीमारियों में उन पर काबू के लिए हम एक तो इंटरनेशनल इदारों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ट्रेन करें और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हम डिफरेंट लेवल्स पे अमल दरामद कर रहे हैं। और उसमें एक OIE FMD फ्रीडम
एजुकेशन पाथवे है जिसके 6 लेवल्स हैं और उसमें से इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमने पिछले साल दूसरा लेवल हासिल कर दिया। और इसमें वो कहते हैं कि मुँह खुर की बीमारी के लिए 822 मिलियन लागत का एक मनसूबा भी वो अप्रूव है और उस पर जो FAO इम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक सर्वे करता है कि वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल फार्मर है उसकी जो प्रोडक्ट है दूध उसकी बेहतर मार्केट के लिए जो ड्राई मिल्क खुश्क पाउडर जो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता है उस पर इकोनॉमिक सर्वे कहता है जी कि हम उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर हमने 25% जो रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की और अब इस पर टोटल 45% ड्यूटी है जिसमें से 20% इंपोर्ट ड्यूटी है और 25% रेगुलेटेड ड्यूटी है। और इसका मकसद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसनूई दूध है और जो टी वाइटनर है उसका एक तो इस्तेमाल डिस्करेज हो और दूसरा जो फार्मर है उसकी जो प्रोडक्ट है उसको उसकी वक़्त पैदा हो और उसको सपोर्ट मिले ताकि उसका दूध जो है वो अगर किसी ने प्रोसेस करना है तो वो उसको इस्तेमाल वो उससे दूध इकट्ठा कर दूसरी तरफ जो उसका दूध है वो असल वाला दूध जो है वो इस्तेमाल हो। तो इस पे वो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम इस अंदाज से इसको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर को। अगर फिशरीज़ सेक्टर की बात करें तो इसमें पिछले साल फिशरीज़ की जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तो 0.4% होती है, कम होती है, और ज़रई GDP में जो ज़रई पैदावार है उसके अंदर 2.06% होती है, लेकिन इसके अंदर पिछले साल जो प्रोडक्शन है इसके अंदर 9.7% तक इजाफा हुआ है। अच्छा, अब इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो कोरोना वायरस ने इसको भी हिट किया और इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये एक नज़र आई है कि एक तो दूध का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया और उससे डेफिनेटली जो प्राइस थी दूध की वो कम हो गई, फार्मर को रेट कम मिला और फिर कई जगह से ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि जो दूध है उसको ज़ाया करना पड़ा। तो इसका वजह वही है कि लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हुए, बाकी सारी चीज़ें जब बंद होती हैं तो डेफिनेटली वो जो दूध का इस्तेमाल है वो कम होगा। फिर दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक लेवल पे भी इसका इस्तेमाल कम हुआ। तो डेफिनेटली जो लाइव स्टॉक सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर सका, लेकिन उसका इफेक्ट ज़रूर आया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो इकॉनमी है उसको सपोर्ट इन्हीं 2 सेक्टर ने किया है, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चली गई, वह -0.4% तक रही है। तो इससे हमें ये लेसन भी मिलता है कि अगर आपने ये एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, एक पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको भी इंश्योर करता है। और उसमें ज़रूरी है कि ये जो 2 सेक्टर हैं इन पर तवज्जो दी जाए। ये जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर GDP जो इकोनॉमिक सर्वे के क्या अदाद शुमार है उसकी बड़ी तफसील हमने एक आर्टिकल की फॉर्म में वो पब्लिश की थी, वो जो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।